वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इस क्लास में आपको इस टेंस का पहचान बताऊंगा, स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है और अच्छे से नोट बनाना है। मैं क्लास शुरू करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको इस टेंस का पहचान समझाता हूँ। देखिए, फ्यूचर जैसा नाम शो कर रहा है, फ्यूचर का मतलब एक ऐसा काम जो भविष्य में होगा, कुछ समय बाद हो सकता है। ठीक है, एक दिन बाद, एक महीने बाद, एक घंटे बाद, एक मिनट बाद, कुछ भी जो भविष्य में काम होगा उसी को कहेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, अब हम लेकिन पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य के अंत में क्या आता है, देखिए इसके वाक्य के अंत में गा गी गे तीनों में से कोई ना कोई शब्द आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा, उसी को कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दो चार सेंटेंस बोल के बताओ जरा, मैं बोल के दिखा रहा हूँ। मैं पानी पीऊँगा, तो दिन बाद मैं वहाँ जाऊँगा, तुम्हारा दोस्त यह काम करेगा, वह लड़की कल तुम्हें डांटेगी, तुम्हारा टीचर कल तुम्हें सजा देगा नहीं, क्रीम पाउडर नहीं लगा देगा, सजा देगा। ठीक है, तो जितना मैंने अभी वाक्य बोला ये सभी किसमें था, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का था, क्योंकि सबके वाक्य के अंदर में तो गा गी गे देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो आप दो चार बोल के बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ मुझे दो चार सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हिंदी का पहचान तो आसान था। आप इसे चुटकी में समझ लिए हिंदी का पहचान कि सर ऐसा वाक्य जिस वाक्य के अंत में गा गी गे देखने को मिल जाएगा उसी को कहेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से कहेंगे। ठीक है, अब ट्रांसलेशन कैसे करें सर वो बताइए। देखिए, हम लोग का टारगेट आज अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करेगा उसका इंग्लिश पहले होगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार एक विल या सेल दोनों में से कोई एक लगा लेंगे। अब पूछोगे सर विल कब लगेगा, सेल कब लगेगा, मैं बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो पहले स्ट्रक्चर नोट कर लो, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद जो वर्ब होगा मतलब जो उसका क्रिया होगा, जो उसका काम होगा, उसका फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा, और अदर वर्ड रहेगा तो उसको लिख देना। ठीक है, ये पहले आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि सर हम विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ, और सेल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे। कुछ लोग कहेंगे सिंगुलर के साथ विल और प्लूरल के साथ सेल। नहीं नहीं नहीं, यह वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता है। देखिए, पहले सेल का समझो। सेल जो होता है पुराने ग्रामर में आई और बी के साथ प्रयोग होता था, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में क्या होता है, मॉडर्न ग्रामर में अब ये डिफरेंसेस जो डिफरेंट है, ये आई और बी का कि सेल के साथ प्रयोग होगा या गायब कर दिया है। तो अब अगर चाहें तो आई और बी के साथ सेल लगा सकते हैं, और अगर ना चाहें तो सभी के साथ सेल को यहाँ से गायब कर दीजिए, सबके साथ आप बिल का प्रयोग करें, चाहे आई हो या बी। सच कह रहा हूँ बेटा, ट्रस्ट में। ठीक है, आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पेट में यह बात हजम नहीं हो रहा, डाइजेशन नहीं हो रहा, तो आप सेल का प्रयोग आई और बी के साथ कर सकते हैं। सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ आई और बी के साथ सेल लगा सकते हैं, और सभी बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ क्या लगेगा, बी लगेगा। यू, दे, ही, सी, इट, किसी का नाम हो या कोई और सब्जेक्ट हो, तुम्हारा दोस्त, मेरा दोस्त, मेरे पापा, तुम्हारे पापा, ये सभी ऐसा कोई भी सब्जेक्ट होगा तो सभी के साथ क्या आएगा, विल। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, सेल का प्रयोग करना है बेटा आई और बी के साथ, अगर आप चाहो तो, और अगर ना चाहो तो सेल का प्रयोग गायब ही कर दो, सभी के साथ क्या प्रयोग करना, बिल का प्रयोग करना, सब्जेक्ट चाहे आई हो या बी हो। ठीक है, लेकिन आपको अगर सेल का प्रयोग करने का मन है कि सर सेल का प्रयोग कर लेने, तो बेचारा बैठ के यहीं पे रोएगा, तो सेल का भी हम प्रयोग कर लें। जब प्रयोग करने का मन करेगा तो आई के साथ और बी के साथ कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये भी बात क्लियर हो गया। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ ताकि आपको यह स्ट्रक्चर समझ में आए। उसके बाद मैं अभी कुछ और सेंटेंस बनाऊंगा, जो मजा आएगा। हम लोग को सभी सब्जेक्ट पे एक एक बनाएंगे, हम लोग जितने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं सबका मैं आपको एक एक दो दो बना के दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं कुछ एग्जांपल यहाँ लिख के रखा है ऑलरेडी, ताकि स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए कि जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस यहाँ देखिए लिखा है, मैं आज उसे डांटूंगी। मैं आज उसे डांटूंगी, देखो वाक्य के अंत में क्या है, गी आया। देखो गी है ना यहाँ पे, तो वाक्य के अंत में गी मिल गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। मैं आज उसे डांटूंगी, काम कौन करेगा, मैं। तो मैं का इंग्लिश कहोगे सर आई मतलब सब्जेक्ट हो गया। लो सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखना है, आई के तुरंत बाद लिखना है स्ट्रक्चर। देखो सब्जेक्ट हो गया, अब विल या सेल दोनों में से कोई एक लगाओ। सीक्वेंस वाइज चलोगे तो गलती कभी नहीं करोगे ट्रांसलेशन करने में। तो सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, उसके बाद क्या लिखना है, तो विल या सेल में से कोई एक लिखना होता है। अब सर आई के साथ तो मैं विल भी लगा सकता हूँ, लेकिन सेल बेचारा बैठा है, सेल रो रहा है कि मेरा भी प्रयोग कर लो, मेरा भी प्रयोग कर लो, तो इसलिए आई के साथ क्या लगा दिया मैंने, सेल। अब सर सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब क्या लिखना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो मैं काम क्या करूँगी, डांटूंगी। क्यों डांटूंगी, तुमने मेरा पैसा चुरा लिया, मेरा जलेबी खा लिया, तो डांटूंगी नहीं। तो डांटना के इंग्लिश क्या होता है, स्कोल्ड। तो आई सेल स्कोल्ड। देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब डांटने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, तो उसे मतलब हिम। तो ऑब्जेक्ट हो गया। टुडे क्या है यहाँ पे, अदर वर्ड है, तो हो गया। सो आई सेल स्कोल्ड हिम टुडे, मैं आज उसे डांटूंगी। दूसरा सेंटेंस,
देखो इसी सीक्वेंस में है कि नहीं है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड है तो यहाँ पे लो अदर वर्ड लिखा है, ठीक है। उसी सीक्वेंस में मैंने ट्रांसलेट किया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह कल पैसा लौटाएगा। वाक्य के अंत में देखो गाया गया ना, देखो गाया गया, यहाँ पे गाया गया, वह कल पैसा लौटाएगा। तो पैसा कब लौटाएगा? कल लौटाएगा। चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड रहेगा तो उसको लिख देना, ठीक है। वह कल पैसा लौटाएगा। काम कौन करेगा? कहोगे सर वह का इंग्लिश सोचो क्या होता है? वह का इंग्लिश ही, तो ही लिख दिया मैंने। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? ढूंढो यहाँ पे, देखो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? विल लगेगा, तो ही विल हो गया। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी लग गया, अब क्या लगाना है? मेन। वो काम क्या करेगा? लौटाना। लौटाना मतलब रिटर्न, तो ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न। क्या लौटाएगा? पैसा, तो द मनी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, टुमारो क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया, ठीक है। सो ही विल रिटर्न द मनी टुमारो। तीसरा एग्जाम्पल, वे यहाँ रहेंगे, वे यहाँ रहेंगे। इसके लिए जरा सोचो क्या होगा, पहले सोचो काम कौन करेगा? वे का इंग्लिश क्या होता है? दे, लो दे लिख दिया मैंने। अब इसके बाद क्या लिखना है? दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं? तो सोचो जरा कहाँ लिखा है, देखो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल आएगा, तो दे विल हो गया। अब क्या लिखना है सर? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना मतलब लिव, सो दे विल लिव, यहाँ मतलब हियर, सो दे विल लिव हियर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, तीन यह भी नोट कर लीजिए कि विल कब लगेगा, सेल कब लगेगा, और तीन एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है। मैं थोड़ा साइड हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जितना यहाँ पे सब्जेक्ट है सबका मैं एग्जाम्पल आपको बनाकर दिखाता हूँ, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट, ठीक है, ताकि आप इसका प्रैक्टिस कर सकें, अभ्यास कर सकें, और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। आप स्पीकिंग में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे राइटिंग में प्रयोग करना चाहें, वेयर यू वांट टू यूज़ इट यू कैन, जहाँ आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। अब मैं सेंटेंस हिंदी में बोलूँगा बट हिंदी में लिखूँगा नहीं, ठीक है। जितने सब्जेक्ट थे सबका मैं एक एक बना के दिखाता हूँ, सिर्फ एक एक बना के दिखाऊँगा। पहले मैं आई से शुरू करता हूँ। आई का हिंदी क्या होता है? मैं। अब मैं का जितना सेंटेंस आ रहा है दिमाग में सोचो, जो जो काम आप करोगे। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, चलो यही बना लेते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। सो आई, सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब सेल, आई सेल, मैं सोचूंगा। सोचने के लिए क्या होता है? सोचो जरा, सोचने मतलब थिंक। सो आई सेल थिंक, तुम्हारे बारे में सो तो अबाउट यू, आई सेल थिंक अबाउट यू, आई सेल थिंक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, आई सेल थिंक अबाउट यू। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, आई विल गिव यू मनी। सॉरी मैं बिल बोल दिया, यहाँ पे बिल भी सही है, सेल भी सही है, ठीक है। मैं यहाँ बैठूंगा, आई विल या आई सेल सिट हियर, मैं वहाँ जाऊँगा, आई सेल गो देयर, मैं उससे मिलूँगा, आई विल मीट हिम, मैं यह काम करूँगा, आई विल डू दिस या आई सेल डू दिस, मैं इसे पढ़ूँगा, आई सेल रीड दिस। तो इस तरह से आप आई का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे। आई के बाद आता है बी, सेकंड नंबर में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है बी। बी का हिंदी क्या होता है? हम, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हम यहाँ सोएंगे, हम यहाँ सोएंगे, ये साफ़ सुथरा जगह है तो हम यहाँ सोएंगे। तुम गंदे हो तो वहाँ जाकर गंदगी में सो जाओ, ठीक है। हम यहाँ सोएंगे तो बी सेल है, बी सेल स्लीप, यहाँ मतलब हियर, बी सेल स्लीप हियर। हम यहाँ सोएंगे, बी सेल स्लीप हियर। हम वहाँ बैठेंगे, बी सेल सिट देयर। हम वहाँ जाएंगे, बी सेल गो देयर। हम क्रिकेट खेलेंगे, बी सेल प्ले क्रिकेट। हम फुटबॉल खेलेंगे, बी सेल प्ले फुटबॉल। हम डांस करेंगे, बी सेल डांस। हम गाएंगे, बी सेल सिंग। हम कुछ नहीं करेंगे, अच्छा ये निगेटिव हो गया, सो बी सेल डू नथिंग, ऐसे बन जाता है, ठीक है। चलिए अब इस तरह से जितना मर्जी आप बनाइए। बी का हो गया। अब हम लोग चलते हैं यू की तरफ, यू की तरफ। तीसरा सेंटेंस लेते हैं यू की तरफ, तीसरा सेंटेंस यू की तरफ लेते हैं। यू मतलब होता है आप होता है या तुम होता है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ तुम यहाँ ठहरोगे, तुम यहाँ ठहरोगे, तो यू विल, यू विल। ठहरना मतलब होता है स्टे बेटा, यू सेल स्टे हियर, तुम यहाँ ठहरोगे, यू सेल स्टे हियर। तुम वहाँ जाओगे, यू विल गो देयर, तुम उससे मिलोगे, यू विल मीट हिम। तुम यह काम करोगे, यू विल डू दिस। तुम कमरा साफ़ करोगे, यू विल क्लीन द रूम, मैं साफ़ नहीं करूँगा, तुम साफ़ करोगे। तुमने गंदा किया, तुम साफ़ करो, तो यू विल क्लीन द रूम। तो इस तरह से जितना मर्जी बेटा आप यू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते यू के बाद आता है प्रोनाउन नंबर 4, जिसको कहते हैं दे। दे का हिंदी होता है वे। मैं कह रहा हूँ वे आज यहाँ आएंगे, वे आज यहाँ आएंगे, तो दे विल कम हियर टुडे, दे विल कम हियर टुडे। वे आज मुझसे मिलेंगे, दे विल मीट मी टुडे। वे आज मुझे फ़ोन करेंगे, दे विल कॉल मी टुडे। वे आज यहाँ ठहरेंगे, दे विल स्टे हियर। वे आज तुम्हें पढ़ाएंगे,
दे विल टीच यू, वे आज तुम्हें सिखाएंगे। अब इसका ज़रा बताओ, वे तुम्हें आज सिखाएंगे, इसका इंग्लिश मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। देखता हूँ किसका सही था, वे आज मुझे सिखाएंगे, इसका इंग्लिश चाहिए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल ही का प्रयोग करते हैं। ही का हिंदी होता है वह, ठीक है। मैं कह रहा हूँ वह गेंद लेकर आएगा, वह गेंद लेकर आएगा, तो वह गेंद लेकर आएगा, सो ही विल, लाना मतलब ब्रिंग, ही विल ब्रिंग द बॉल, ही विल ब्रिंग द बॉल, वह गेंद लाएगा, ही विल ब्रिंग द बॉल, वह पानी भरेगा, ही विल फिल द वाटर, या वह बिस्तर लगाएगा, ही विल स्प्रेड द बेड, वह कमरा साफ करेगा, ही विल क्लीन द रूम, वह न्यूज़पेपर पढ़ेगा, ही विल रीड द न्यूज़पेपर, वह तुम्हें पीटेगा, ही विल बीट यू। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल है सी का, अच्छा इट भी छूट जा रहा है तो इट का भी बना लेते हैं एक। सी का हिंदी होता है वह, लेकिन फीमेल में। मैं कह रहा हूँ वह रोटी पकाएगी, वह रोटी पकाएगी, सो सी विल, पकाना मतलब होता है, क्या लगा दूँ यहाँ पे, सी विल, लो तो पकाना की इंग्लिश नहीं याद आ रहा है, पका, चलो कुक लगा देता हूँ, सी विल कुक द, अच्छा कुक क्यों लगा रहे, रोटी पकाने के लिए कुक नहीं लग सकता ना, रोटी पकाने के लिए हमें स्पेशल वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, बेक, बेक मतलब होता है सेकना, ठीक है। तो सी विल बेक द रोटी कहोगे सर रोटी लिख दिया आप, सी विल बेक द रोटी, वह रोटी पकाएगी, रोटी के लिए चपाती भी लिख सकते हैं, ब्रेड भी लिख सकते हैं, और रोटी का इंग्लिश रोटी भी होता है, ठीक है। सो दे विल बेक द रोटी, वो रोटी बनाएगी, दे विल बेक द रोटी। एग्जाम्पल नंबर 7, इट का प्रयोग करेंगे, इट का हिंदी होता है यह, मैं कह रहा हूँ यह तुम्हारी सहायता करेगा, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू, ये तुम्हारी सहायता करेगा, इट विल हेल्प यू, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो आई होप आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ हिट द बटन ऑफ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।